नमस्कार, जय हिंद साथियों। ऑल टीच आर सर्विस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक कितना इंपॉर्टेंट बुक होता है और इस बुक से हूबहू डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक है और उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34। अगला क्वेश्चन है कि दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। अगला है सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अगला है सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 के 1। अगला है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5। चलिए अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 124 की बात करें तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। और अनुच्छेद 126 की बात करें तो अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अगला है अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। और अनुच्छेद 130 की बात करें तो अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। और अनुच्छेद 131 की बात करें तो अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल आधिकारिकता का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। और अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। और अनुच्छेद 141 की बात करें तो अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अगला है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। और अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अगला है अनुच्छेद 146। अनुच्छेद 146 की बात करें तो अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। इससे आगे एक क्लास और होगा 5 से 6 मिनट का।